गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये अपना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले से अपलोड हो चुका है। एक बार पार्ट 2 में शिफ्ट होने से पहले पार्ट 1 का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा चैप्टर नहीं है कि मैं फटाफट आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं और वो दिमाग में फीड हो जाए। इसमें रिवीजन और कॉन्सेप्ट के बार बार एग्जाम्पल जब तक दिमाग में नहीं जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट क्लियर नहीं होगा। बाकी सब क्लियर हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी लॉ, ये सब, पर कॉन्ट्रैक्ट में वो जो बेसिक एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट किससे बनता है, उनके एग्जाम्पल्स क्या, वो सारी चीजें एक बार क्लियर होनी जरूरी है। तो पिछली क्लास का अपन समअप कर लेते हैं। समअप कैसे करेंगे, देखो मेरी बात। पिछले क्लास में अपन ने बेसिकली क्या सीखा, ऑफर क्या होता है ये सीखा, एक्सेप्टेंस क्या होता है ये सीखा, एक्सेप्टेंस के बाद कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है अपन ने ये सीखा, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, प्रॉमिस क्या होता है, ये सारे अपन ने बेसिक टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर दी थी। अब देखो मेरी बात, सबसे पहले ऑफर पे बात कर लो। ऑफर हमेशा क्लियर होना चाहिए। ये पता है ना तुम्हें कि ऑफर जो मैं बोल रहा हूं कि मेरे को मेरी कार बेचनी है, मान लो मेरे पास 50 कार है, तो मेरे को क्लियर होना चाहिए कि मेरे को मेरी ब्लैक कार बेचनी है, मेरे को मेरी ब्लैक कार बेचनी है। और ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि पेपर में लिख के जेब में डाल दिया, अरे जिसको बेचनी है उसको बताओ तो सही। तो ऑफर के एसेंशियल्स क्या है, क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। ओरल रिटर्न का कोई कंपल्शन नहीं है, जनरल स्पेसिफिक का कंपल्शन होता है। एक होता है जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर क्या होता है, पूरी दुनिया को हम देते हैं ऑफर, कोई भी रिप्लाई कर सकता है। स्पेसिफिक क्या हुआ, मैंने किसी इंडिविजुअल को दिया। ये सारी बातें अपन लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ऑफर का मतलब क्या, कम्युनिकेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। अब देखो ऑफर का लैप्स कैसे हो सकता है, ऑफर का लैप्स कैसे हो सकता है। मान लो मैं ए और मैंने बी को कुछ ऑफर दिया, तो ऑफर लैप्स कब होगा, इसने रिजेक्ट कर दिया ऑफर को कि मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, इसने रिजेक्ट कर दिया। मैंने इसको बोला था 10 डेज के अंदर मेरे को रिस्पॉन्स करना, इसने मेरे को 10 डेज में रिस्पॉन्स नहीं करा। मैंने इसको कहा था मेरे को मेल करके रिस्पॉन्स करना, इसने मेरे को फोन करके रिस्पॉन्स कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। मतलब ऑफर लैप्स कब होता है, नॉट एक्सेप्टेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। 10 दिन में एक्सेप्ट नहीं करा तो वो ऑफर लैप्स हो जाएगा। अगर मान लो कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो रीजनेबल टाइम अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। अब देखो, शुड बी कम्युनिकेटेड इन अ स्पेसिफाइड मैनर, जैसा बोला है वैसे ही उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए। मान लो मैंने इसको ऑफर दिया, उसके बाद इसकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद ये ऑफर अपने आप लैप्स हो गया। लैप्स का मतलब क्या हुआ, खत्म हो गया। या फिर इसने बोला कि मैं 10 लाख में मेरी कार ले ले, इसने कहा मैं 5 लाख में लूंगा, तो इसने क्या करा, काउंटर ऑफर दे दिया, बी ने काउंटर ऑफर मार दिया, तो काउंटर ऑफर की वजह से भी ऑफर लैप्स हो जाता है। ऑफर का क्या एसेंशियल्स हो गए, क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए। लैप्स कैसे होता है ये अपन ने देख लिया। रिवोकेशन कैसे होता है ऑफर का, मतलब मैंने अपने मुंह से कुछ बोल दिया, मैंने किसी को ऑफर दे दिया, तो मैं इसको रिवोकेट बोले तो वापस कैसे बुला सकता हूं, मतलब नल एंड वॉइड कैसे कर सकता हूं ऑफर को। इसके एक्सेप्टेंस से पहले मेरे को इसका रिवोकेशन उसको बताना होता है। मान लो इसने अभी एक्सेप्ट नहीं करा, इसने अभी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा, मैं ए हूं, मैंने बी को कुछ ऑफर भेजा, बी ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं करा, उससे पहले एक लेटर लिख के मैंने भेज दिया कि आई एम रिवोकेटिंग माय ऑफर, तो हो सकता है। तो रिवोकेशन एक्सेप्टेंस से पहले होनी चाहिए और रिवोकेशन उसको बतानी चाहिए जिसको ऑफर दिया है। मैंने अपने माइंड में ही मैं रिवोकेट कर रहा हूं, अरे भाई जिसको तुमने ऑफर दिया है उसको रिवोकेट कर दिया, ये तो बताओगे ना, तो रिवोकेशन हो गया। 5-10 मिनट रिवाइज करेंगे, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। एक्सेप्टेंस क्या होती है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, ऑफर को एक्सेप्ट करना। अब एक्सेप्ट कैसे करते हैं, वही है, विद इन स्पेसिफाइड टाइम एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर उसने बोला है कि मेल से अपनी एक्सेप्टेंस भेजो, तो मेल से ही एक्सेप्टेंस भेजनी चाहिए। ओरल भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, मान लो आप मेरे सामने खड़े हो तो ओरली आपने हाँ कर दिया। और एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अनक्वालिफाइड वर्ड ध्यान रखना, अनक्वालिफाइड बोले तो कि मैंने कहा 10 लाख में खरीदूंगा, तो आप बोलोगे हाँ मैं 10 लाख, मैंने कहा मैं 10 लाख में बेचूंगा, तो आप बोलोगे मैं 10 लाख में खरीदूंगा। अनक्वालिफाइड, ऐसा नहीं मैं 5 लाख में खरीदूंगा, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, एकदम अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मेरी बात, साइलेंस, अगर मैं अपने मन में सोचूं कि एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता, उसको बताना पड़ेगा। मियर साइलेंस इज नेवर इक्वल टू एक्सेप्टेंस, उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हाँ मैंने तेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। चलो आगे चलो, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, अपन ने कर लिया।
टेलीफोन यार सामने खड़ा हो सामने कर दिया, अगर लेटर लिखना है लेटर लिख के कर दिया, अगर किसी को फोन करा तो आवाज जो ऑफर है वो क्लियर साउंड होना चाहिए और उसकी एक्सेप्टेंस क्लियर साउंड होनी चाहिए, तब वो एक तरीके से अपना प्रॉमिस टाइप कुछ बनेगा। ठीक है, टेलीफोन कन्वर्सेशन का आ गया। हमने क्या करा, हमने ऑफर रिवाइज कर लिया पिछली बार का, एक्सेप्टेंस रिवाइज कर लिया। अब एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले एक चीज देखो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है, प्रॉमिस होता है, पता है सबको। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, पता है सबको। एग्रीमेंट प्लस लॉ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। सर आपने ये कंसिडरेशन ढंग से नहीं समझाया पिछली बार। कंसिडरेशन क्या होता है, विद एक्सचेंज, मतलब कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आप मेरी कार ले लो और आप मेरे को 10 लाख रुपीस दे दो, तो आप मेरे को 10 लाख रुपए दे रहे हो तो मेरी 10 लाख रुपए की वैल्यू है और आपको कार की वैल्यू है, मतलब कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है। कंसिडरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ समथिंग विच इज वैल्यूएबल इन द आइज ऑफ लॉ। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट करने के एलिमेंट्स, इंग्रेडिएंट्स देखो, ये अपन सब पिछली क्लास में कर चुके हैं। एग्रीमेंट किस में डिवाइडेड, 2E में डिफाइन है, ये सब अपन देख चुके हैं। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 10 ऑफ 2H बताता है, इसके सेक्शन 10 ध्यान रखना है। कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट 2H में डिफाइंड है और हमारा सेक्शन 10 हमें कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स बताता है। कॉन्ट्रैक्ट के क्या एसेंशियल्स है भाई, कॉन्ट्रैक्ट में दिख रहा है हमें, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल लीगल इंटेंशन होने चाहिए। 4 चीज तो हमें डेफिनेशन से दिख रही है, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए और लीगल इंटेंशन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का। ठीक है, कंसिडरेशन का एक और नाम है क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो लैटिन मैक्सिम है, अपने लास्ट चैप्टर में बहुत सारे हैं उसमें देखेंगे, पर ये वाला भी देख लो। कंसिडरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ थिंग, मैं अपनी गाड़ी दे रहा हूं, वो मेरे को अपने पैसे दे रहा है। क्विड प्रो क्यो मतलब समथिंग इन एक्सचेंज ऑफ अनदर। ठीक है, इंटेंशन होना चाहिए। कैपेसिटी, कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, जो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब केपेबल हो कॉन्ट्रैक्ट करने का। कितने लोग केपेबल होते हैं, जो 18 के ऊपर हो, मेजॉरिटी 3 है इसमें। कितने लोग केपेबल होते हैं, जो मेजॉरिटी के हो, 18 से ऊपर हो, वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो साउंड माइंड के हो, इंटॉक्सिकेट नहीं होने चाहिए। साउंड माइंड का मतलब क्या हुआ, वो रैशनल जजमेंट ले सकता है कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा, मेरे को पता होना चाहिए, मैं उसके बारे में सही गलत का डिसीजन ले सकता हूं, उससे हमारा साउंड माइंड आता है। और तीसरा क्या है, शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इंसॉल्वेंट क्या होता है, सब कुछ खत्म, सब कुछ प्रॉपर्टी जब्त हो गई, कुछ भी नहीं बचा, तो ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट किसका करेंगे, कुछ पैसे ही नहीं है उनके पास, तो लॉ इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है उन लोगों को। तो इंसॉल्वेंट लोग भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना। कितने लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो मेजॉरिटी की नहीं है वो नहीं कर सकते, जो साउंड माइंड की नहीं है वो नहीं कर सकते, और जो डिस्क्वालिफाइड है लॉ से वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज की, दोनों पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता मैंने ए को बोला अपनी कार दे दे, बी बोलते नहीं दूंगा, गोली से मार दूंगा तेरे को नहीं देगा तो, और उसने डर के मारे अपनी कार मेरे को दे दी, तो ये फ्री कंसेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसको ये कोर्ट में जाके दोबारा अपनी कार वापस ले सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक इंग्रेडिएंट ही सेटिस्फाइड नहीं था, फ्री कंसेंट ही नहीं थी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होने चाहिए, वेग नहीं होने चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी वेरी क्लियर। आगे चलो, और कॉन्ट्रैक्ट टू डू इम्पॉसिबल थिंग इज वॉइड अभी हम समझाएंगे। मतलब मैं चांद तारे तोड़कर आऊंगा, तू मेरे को 10 लाख दे दे, मैंने 10 लाख दे दिए, चांद तारे नहीं लेकर आया, मैं कोर्ट गया, चांद तारे दो मेरे को, जज साहब चांद तारे मेरे को इससे दिलवाओ। जज बोलेगा तू आ और निकल, सॉरी जज बोलेगा तू निकल। क्यों निकल भाई, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है वो। और क्या चीज एनफोर्सेबल होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब हमने एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का भी देखा था, एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का देखा था ना, कि एग्रीमेंट तो बहुत बड़ी टर्म होती है और उसका कॉन्ट्रैक्ट छोटा सा पार्ट होता है, ये अपन ने देख लिया था। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दैट इज
एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। अपन ने ये चीज देख ली थी। अब देखो मेरी बात, किलिंग ए इन रिटर्न ऑफ 10,000 इज एन एग्रीमेंट बट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अब देखो, मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, तुम जाके मेरे पड़ोसी का मर्डर कर दो, तुम जाके मेरे पड़ोसी का मर्डर कर दो, तुम उसका मर्डर करके आ गए। तो ये जो प्रोसेस है ये एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? सर कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लॉफुल होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होगा। पर एग्रीमेंट है क्या? एग्रीमेंट क्या होता है? देखो एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर है, इसने ऑफर दिया कि मैं तेको 10 लाख रुपए दूंगा उसने मर्डर करने के लिए, ए ने एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस तो है। कंसिडरेशन है या नहीं है? कंसिडरेशन तो है यार, मेरे को उसका मर्डर मिल जाएगा और उसको रुपए मिल जाएंगे, मतलब कुछ चीज़ों का एक्सचेंज तो हो रहा है, तो एग्रीमेंट तो है। अब देखो लॉफुल है या नहीं है? सर लॉफुल तो कैसे है, मर्डर करना लॉफुल थोड़ी होता है। इसका मतलब ये एग्रीमेंट तो है पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एनफोर्सिएबल क्या होता है कोर्ट में? कॉन्ट्रैक्ट्स आर ओनली एनफोर्सिएबल इन कोर्ट, बाकी कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट के अलावा एनफोर्सिएबल नहीं होती। समझ में आ रही है इतनी बात? दोबारा सुन लो जिससे कि तुम्हारा रिवीजन ढंग से हो जाए। ऑफर कर लिया, एक्सेप्टेंस कर ली, इन दोनों के बेसिक इंग्रेडिएंट्स कर लिए हमने। ये देख लिया सेक्शन 10 डिफाइन करता है, एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 10। क्या बोलता है, क्या क्या होना चाहिए? ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की, टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होने चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट टू डू इम्पॉसिबल थिंग इज ऑल्सो नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का डिफरेंस देख लिया, और हमने एक ये जो बेसिक क्वेश्चन है इस पे देख लिया कि भाई बहुत लोगों को डाउट होता है। सिंपल सी बात है, मैंने बोला ए को जा उसकी गाड़ी चुरा के लिया, गाड़ी चुरा के लिया, मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा, ये चुरा कर ले आया, तो ये ऑफर भी ऑफर है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी है। कंसिडरेशन कैसे? मेरे को गाड़ी मिलेगी उसकी और उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। लॉफुल है या नहीं है? ये लॉफुल है या नहीं है? अगर लॉफुल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। समझ में आई? तो ये एग्रीमेंट है बट इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। इतनी बात समझो, ठीक है? दोबारा रिवाइज करो, दोबारा वीडियो को देखो और बार बार जोर जोर से बोलो ऑफर की क्या कंडीशन है, एक्सेप्टेंस की क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में होता है, किस में नहीं होता, ये सारी चीजें बोलो। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट प्लस लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये पिछली क्लास का समअप है, पिछली क्लास का समअप यही है। अगर इसमें कोई कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होगी, इसमें हर कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होगी, तो अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ऑफर क्या होता है, ऑफर किस सेक्शन में डिफाइंड है, एक्सेप्टेंस किस सेक्शन में डिफाइंड है, प्रॉमिस क्या होता है, किससे बनता है, कंसिडरेशन क्या होती है, क्विड प्रो क्यों होती है कंसिडरेशन। अभी इतना ही पढ़ो, बाकी कंसिडरेशन डीप में भी पढ़ेंगे। एग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन इज नोन एज एग्रीमेंट, एंड व्हेन एग्रीमेंट इज एनफोर्स्ड बाय लॉ इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। ये अपन ने पिछली क्लास का एक बार सम अप कर लिया। अब देखो मेरी बात, आगे चलो। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देखो मेरी बात, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले देखो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए भाई? जो कॉन्ट्रैक्ट, सारे कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबल है लॉ से, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वैलिड का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट है, कोर्ट एनफोर्स करेगी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ठीक है कॉन्ट्रैक्ट है। चलो आगे चलो। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इन तीनों टर्म्स में काफी कंफ्यूजन होता है कि किसको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट करें, किसको हम वॉइडेबल करें, किसको हम वॉइड एग्रीमेंट करें। तो बेसिकली ढंग से समझना, कोई नहीं है, एक लाइन का डिफरेंस है सब में, समझ रहे हो? वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? वैलिड तो समझ में आ गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दैट इज valid in the eyes of law and it can be enforced by any court of law in India, so that contract is known as valid contract. अब void agreement क्या होता है? देखो agreement बोले तो an agreement not enforceable by law, not enforceable by law उसको अपन कहते हैं void agreement। कैसे? from the beginning if something is not enforceable at any cost it is known as void ab initio, it is known as void ab initio। तो देखो वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड का मतलब होता है जो खत्म है, नल एंड वॉइड। वॉइड बोले तो
कि ये चीज़ खत्म है अभी करते हैं हम। देखो एक है इसमें वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। वॉइड एब इनिशियो का क्या मतलब होता है, अपने लैटिन मैक्सिम्स के अंदर आएगा ये आगे। वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज नॉट एनफोर्सिएबल, समथिंग विच इज नॉट एनफोर्सिएबल स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट करा और उसी टाइम जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करा तब से ही वो चीज एनफोर्सिएबल नहीं है, उसको अपन बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। आगे की तरफ मत सोचो। वॉइड एग्रीमेंट कैसे, अभी मैं बताता हूं। जैसे हमने किसी 18 साल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 18 साल के नीचे वाले बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमने किसी अनसाउंड माइंड के साथ कर लिया, हमने अनसर्टेन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमने इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमने अभी जैसे पीछे वाले केस में चोरी वाला कॉन्ट्रैक्ट करा था, तो वो एग्रीमेंट तो है, पर कौन सा एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट। चीजें धीरे धीरे बढ़ेगी, कॉम्प्लिकेटेड होगी, इस कॉम्प्लिकेशन को रिवाइज करके निकालना है, चीजों को क्लासिफाई करो। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, किसी भी गलत चीज को करने का कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये स्टार्टिंग से ही जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में साइन करा ना, उस टाइम से ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है, उसको अपन बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। उसको हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। इफ समथिंग इज नॉट एनफोर्सेबल एट एनी कॉस्ट, मतलब आप उसको एनफोर्सेबल करा ही नहीं सकते। अगर आपने 18 साल के नीचे वाले बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको एनफोर्सेबल नहीं करवा सकती। अगर आपने अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एनफोर्सेबल नहीं करा सकती, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड है। ऐसा नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट बोलते नहीं यार चलो कोई बात नहीं कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में आएगा ही नहीं। ये कौन बोलता है, वॉइड एग्रीमेंट बोलता है। किस केसेस में नहीं आएगा, जब वो स्टार्टिंग से ही जैसे ही वो साइन करेगा उस टाइम से अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, उस टाइम से ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वॉइड एग्रीमेंट। जैसे ये सारे एग्जाम्पल हो गए। कोई अनसर्टेन टर्म थी, मैंने कहा मैं अपनी कार बेचूंगा, कौन सी बेचूंगा बताया नहीं, उसने कहा मैं खरीदूंगा। कंसेंसस एड आइटम, दिमाग के अंदर पता नहीं, एक तो सोच रहा है ब्लैक बेचूंगा, वो सोच रहा है रेड खरीदूंगा, मतलब अनसर्टेन टर्म से। और आपने अगर ऐसा कर लिया तो वो चीज एनफोर्सिएबल नहीं है, इट इज वॉइड एग्रीमेंट, इट विल बी नोन एज वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट बोले तो समथिंग विच इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। वॉइड एब इनिशियो बोले तो समथिंग विच इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, और वॉइड एग्रीमेंट बोले तो विच कैन नॉट बी एनफोर्स। सिंपल सी बात है, विच कैन नॉट बी एनफोर्स। क्या बात है, विच कैन नॉट बी एनफोर्स। समझ गए वॉइड एग्रीमेंट। अब देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट पहले थे, ये कॉन्ट्रैक्ट पहले एनफोर्सेबल थे, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट सही थे, पर किसी सिचुएशन की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट आज की डेट में क्या है, अनएनफोर्सेबल है। ये तो पास्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट जब हमने करा था तब तो एनफोर्सेबल था, पर किसी सिचुएशन की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट आज इन्फोर्सेबल नहीं है। इसका एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या देखते हैं, जैसे मान लो लोगों ने बहुत सारे रिसेप्शन, शादियाँ, ये जो जितने बैंड बाजा है, जो हलवाई है, जो हमारे केटरिंग हाउस है, इन सब का कॉन्ट्रैक्ट बड़े बड़े जो हमारे ये सारे डिपार्टमेंट्स है वेडिंग के, इन सब का 1-1, 2-2 साल तक की बुकिंग चलती है। इन सब की 1-1, 2-2 साल की बुकिंग चलती है। अभी गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, मोदी जी ने क्या बोल दिया कि कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा, कोई भी शादी नहीं होगी, कोई भी रिसेप्शन ऑर्गेनाइज नहीं होगा, कोई भी बड़ी बड़ी शादियां नहीं होगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पहले तो क्या था, एनफोर्सेबल था। ये कॉन्ट्रैक्ट पहले तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, पर आज किसी सिचुएशन की वजह से, किसी लॉ में चेंज आने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। किसी टाइम वो एनफोर्सेबल था, पर वो अब जाके वो अनएनफोर्सेबल बन गया। इनिशियली इट वाज वैलिड, बट नाउ इट इज not due to no, but now it is not,
इनिशियली वो वैलिड था पर आज की डेट में वैलिड नहीं है, क्योंकि परफॉर्म करना ही पॉसिबल नहीं है। बैंड बाजे वाले को मैंने कहा था 10 तारीख को शादी में नाचेगा, शादी में नाचने के लिए उसने हाँ कर दिया। 9 तारीख को मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया, कोई भी घर से बाहर नहीं गया। मैं उसको बोल रहा हूँ जाके शादी में नाच। अरे भाई जब तेरी शादी ही नहीं हो रही, जब चीज़ें ही ऐसी, सिचुएशन ऐसी आ गई कि तू घर से बाहर नहीं निकल सकता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ऑटोमेटिकली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। डिफरेंस समझो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट होता है जब हमने शादी का कॉन्ट्रैक्ट करा था कि हम 10 तारीख को मेरी शादी में आके नाचना, तब तो वो 10 तारीख को मेरी शादी में आके अपने बैंड बाजे के साथ का कॉन्ट्रैक्ट मैंने दिया, तो तब तो वो एनफोर्सेबल था। पर आज की डेट में जाके वो एनफोर्सेबल नहीं है, इससे कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट बोले तो जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा किसी 10 साल के बच्चे के साथ कि मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, तू अपने घर की गाड़ी की चाबी ला के दे देना, तो भाई वो वॉइड एग्रीमेंट है। तुमने जैसे ही उसके साथ ये चीज़ बोली और उसने वो एक्सेप्ट करी, हम कोर्ट उसको वैल्यू ही नहीं करेगा, कोई वैल्यू ही नहीं है उस बात की। अगर वो 10 लाख रुपए ले भी ले और फिर भी गाड़ी की चाबी ला के नहीं दे, तो कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता। वो कोर्ट नहीं जा सकता कि इसने मेरे से 10 लाख रुपए लिए और ये बच्चा मेरे को चाबी नहीं ला के दे रहा। कोर्ट बोलेगी तुम्हारा कोई एग्रीमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैं एनफोर्स करने वाले होते कौन है? क्योंकि कोर्ट तो किसी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया, वॉइड एग्रीमेंट समझ में आ गया। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझो, बस खत्म। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये 2-3 मुश्किल है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, पर इनके बेसिक मतलब पे जाओगे, जैसा मैंने बताया, वीडियो को दोबारा देखो तो समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वॉइडेबल एग्रीमेंट देखो। वॉइडेबल एग्रीमेंट बोले तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल बाय द एग्रीव्ड पार्टी। मतलब जो एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड का मतलब क्या होता है? जिसके साथ कुछ बुरा हुआ, जिसको सफर्ड हुआ, बेचारी बोल सकते हैं, जो सफर्ड हुई, बोलते हैं अरे अरे इसके साथ तो बहुत बुरा हो गया तो बेचारा है, ऐसे करके उसको अपन क्या बोलते हैं? एग्रीव्ड पार्टी। अब देखो इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है? इसमें एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकती है। अभी हम बताते हैं, रुको। इट रिमेन्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टिल एग्री। देखो मेरी बात, चलो। ए ने बी को बोला कि यार ये वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी है, एकदम नई वॉशिंग मशीन है, कोई खराबी नहीं है, वॉशिंग मशीन मेरी ले ले। बी ने बोला, ए ने ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। ए ने ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। ए को अपने मन में पता था ये वॉशिंग मशीन तो सबसे खटारा है, इसका तो सिस्टम ही काम नहीं करता, ये एक बार चलने के बाद चलेगी ही नहीं, इसकी मोटर डैमेज हो चुकी है। तो ए ने तो बी को बोला, ए ने क्या बोला बी को कि मेरी वॉशिंग मशीन ले ले, एकदम शानदार है, नई जैसी है, तेरे को ऐसी वॉशिंग मशीन कहीं नहीं मिलेगी और बहुत सस्ते दाम में दे रहा हूँ, ले 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 ले। बी ने कहा ठीक है यार, तू तो मेरा दोस्त है, चल दे दे मेरे को। बी ने बोला दे दे, तो वॉशिंग मशीन इसको बी को मिल गई। इसको अपने मन में पता था वॉशिंग मशीन बहुत ही खटारा है, मोटर डैमेज्ड है, बियरिंग खराब है उसके व्हील के, सारी मतलब दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पर इसने क्या करा? फ्रॉड करा। फ्रॉड का मतलब क्या हुआ? किसी को इन्फ्लुएंस करना, किसी को झूठ बताकर उससे पैसे लेना। इसने इसको झूठ बोला कि वॉशिंग मशीन सही है और पैसे ले लिए, और पैसे ले लिए, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे अपन फ्रॉड बोलते हैं। अब देखो बी की मर्जी है, बी ने बोला यार चलो छोड़ो, ये तो मेरा दोस्त है तो मैं कुछ नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर बी चाहे, इसका दिमाग सटक गया, इसका दिमाग सटक गया, अब तू देख बेटा, तूने मेरे साथ धोखा करा, कोर्ट लेके जाऊंगा तेरे को, मैं कोर्ट लेके जाऊंगा और इसको कैंसिल करवाऊंगा, कोर्ट लेके जाऊंगा और इस चीज को कैंसिल करवाऊंगा। मतलब देखो मेरी बात, मैं तेरे से पैसे वसूलूंगा। समझो इसमें क्या लिखा है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल बाय एग्रीव्ड पार्टी। कौन बेचारी पार्टी है जिसके साथ धोखा हुआ? बी है। कौन है जिसको है ना चूना लगाया उसके दोस्त ने? कौन है जिसके साथ धोखा करा, फ्रॉड करा? बी के साथ करा। तो अब बी के साथ फ्रॉड कर दिया तो एग्रीव्ड पार्टी कौन है? बी। इसकी मर्जी है, अगर ये चाहे तो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस मशीन से ही अपने कपड़े धो लूंगा, तो सब कुछ ठीक है। अगर इसकी सटक गई तो ये कोर्ट जाके अपने पैसे वसूल करेगा। तो ये एग्रीमेंट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट किसकी मर्जी पर डिपेंड करता है? इसकी मर्जी होगी तो ये बोलेगा कोई बात नहीं, अगर इसका दिमाग सटक गया तो ये जाएगा कोर्ट। तो ये इसकी मर्जी पर डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
पढ़ो वॉइडेबल क्या लिखा है, इट इज द कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल बाय एग्रीव्ड पार्टी, जिसके साथ धोखा हुआ, जिसने हार्म सफर करा, उसकी मर्जी होगी तो बोलेगा कोई बात नहीं, अगर दिमाग सटक गया तो बोलेगा आई विल सी यू इन कोर्ट। समझ रहे हो, इट रिमेन्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब तक वो कुछ नहीं बोल रहा कोई बात नहीं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टिल एग्रीव्ड पार्टी गोज टू द कोर्ट फॉर एनी हार्म विच हैव बीन कॉज टू हिम। जब तक वो बोल रहा है ठीक है कोई बात नहीं तब तक चलाओ, और जब उसके सटक गई वो कोर्ट में जाके अपने डैमेजेस वसूलेगा। तो ये किन केसेस में होता है, जब किसी के साथ ये चार चीजें हुई हो। इसको अपन डीप में देखेंगे, पर एक बार अभी के लिए ये देख लो, इन चार चीजों में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल का मतलब क्या हुआ, जो बिचारी पार्टी है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, जिसके साथ धोखा हुआ है, जो लॉस में गई है, जिसको बुरा लगा है, वो पार्टी की मर्जी है तो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, मर्जी नहीं है तो डैमेजेस कोर्ट में जाके वो ले लेगा। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसने तो धोखा दे दिया, इसने मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया, इसने उसको चूना लगा दिया, पर डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड किस पे कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट चलेगा नहीं चलेगा, बी पे डिपेंड कर रहा है। तो एक पार्टी की मर्जी है कॉन्ट्रैक्ट को चलाना या कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में जाके उसके डैमेजेस वसूल करना। तो किन चीजों में होता है, इन चार केस में होता है। इन ऑल दीज फोर केसेस द कॉन्ट्रैक्ट आर वॉइडेबल एट द एक्सपेंस ऑफ पार्टी। वॉइडेबल बोले तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर सकती है पार्टी, कौन कर सकती है, एग्रीव्ड पार्टी कर सकती है। देखो बहुत ढंग से समझा रहा हूं, इन एग्जांपल्स को रिवाइज नहीं करोगे सब भूल जाओगे। मेरी मेहनत तब है जब रोज रिवीजन करो। रिवीजन मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड व्हेन मैन इज परफेक्ट ही इज क्लियर CACET। ऐसे क्लियर नहीं होता CACET, समझ रहे हो, हर कोई नहीं क्लियर कर सकता अगर रिवीजन नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे। तो अब देखो मेरी बात, वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, जब हमने एग्रीमेंट करा उस टाइम से ही वो गलत था, हमने चोरी करने का, मर्डर करने का एग्रीमेंट करा, हमने अनसाउंड माइंड के साथ एग्रीमेंट करा, हमने अनसर्टेन एग्रीमेंट करा, उसी क्षण जब एग्रीमेंट हुआ तब से वो एग्रीमेंट वॉइड है, तो उसे अपन बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जब हमने एग्रीमेंट करा तब वो कॉन्ट्रैक्ट सही था, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, अनएनफोर्सेबल हो गया। क्यों हो गया, गवर्नमेंट की वजह से हो गया। शादी का कॉन्ट्रैक्ट करा, रिसेप्शन बुक करी, सारा मैंने गार्डन बुक करा, पर जिस दिन शादी थी एक दिन पहले मोदी ने आके लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन से क्या हुआ, मेरी शादी वाला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि वो नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, पहले वो पॉसिबल था, आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। तो ये होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कि किसी ने मेरे के साथ धोखा करा, कोर्जन मतलब धमकी देना, जोर से धमकी बोले तो मतलब उसको फोर्स लगा के, उसको डरा धमका के, अनड्यू इन्फ्लुएंस करना, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन करना, इन चारों को अपन डिटेल में देखेंगे। बस जब भी ये चार वर्ड आए तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब दूसरी पार्टी जिसके साथ धोखा हुआ है, जिसने हार्म सफर करा है, जिसने लॉस सफर करा है, उसकी मर्जी है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट को चालू रखना है या फिर कोर्ट में जाके जिसने उसको धोखा दिया है उसको पनिशमेंट दिलवानी है, उससे डैमेजेस वसूल करने हैं। तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किस पर बेस्ड है, एग्रीव्ड पार्टी पर बेस्ड है। ठीक है, आगे चलो। इल्लीगल एग्रीमेंट, यार इल्लीगल एग्रीमेंट तो नाम से जो लॉफुल नहीं है। हमने जो अभी पीछे डिस्कस करा था मर्डर वाला, वो सारी क्या चीज़ है, जो मर्डर वाला मैंने आपको इस पेज के पीछे एग्जांपल दिया था जिसमें वो चोरी करना, मर्डर करना, एग्रीमेंट तो है, अभी भी एग्रीमेंट है, पर कौन सा एग्रीमेंट है, इल्लीगल एग्रीमेंट, जो कि एनफोर्सेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो लॉफुल नहीं है। एग्रीमेंट टू रॉब अ बैंक, किसी बैंक की चोरी करना, कुछ गलत काम करना, ये सारे एग्रीमेंट तो है, पर ये कौन से एग्रीमेंट है, इल्लीगल एग्रीमेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और देखो मेरी बात, वॉइड एग्रीमेंट में तो सारी कैटेगरी आती है, सारी कैटेगरी आ जाती है इसमें। अनलॉफुल वाली जितनी कैटेगरी है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स है, वो सारे पार्ट आ जाते हैं वॉइड में। अनसाउंड माइंड होना चाहिए, ये सारी चीज आ गई। वॉइड एग्रीमेंट का एक छोटा सा पार्ट है इल्लीगल एग्रीमेंट, समझ रहे हो। ये इतना बड़ा कौन है, वॉइड एग्रीमेंट, और ये इल्लीगल है, ये इल्लीगल है और ये वॉइड है। इतनी बात समझ में आई। वॉइड के अंदर तो सारे आ रहे हैं, इसके अंदर हमारा अनसाउंड भी आ रहा है, अनसाउंड भी आ रहा है, इसमें हमारा लेस देन 18 ईयर्स भी आ रहा है, सारी चीजें आ रही है। और इलीगल एग्रीमेंट में क्या हो रहा है, हमारा अनलॉफुल एग्रीमेंट आ रहा है। समझ में आया या नहीं आया, अब हाँ ना तो कैसे बोले सर, आप तो रिकॉर्ड कर रहे हो लेक्चर, कोई बात नहीं, लाइव लेक्चर्स भी लेके
दिक्कत है थोड़ी हमारे इसके अंदर सॉफ्टवेयर में, इसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ सही है। वॉइड एग्रीमेंट हो गया, कोई चीज़ अनलॉफुल है, स्टार्टिंग से अनलॉफुल है, अनएनफोर्सिएबल है, उसे कहेंगे अपन वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो कि पहले तो सही थी पर आज की डेट में किसी सिचुएशन की वजह से इम्पॉसिबल हो गई परफॉर्म करना, उसको अपन बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, जब एग्रीव्ड पार्टी वाली बात होगी, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन सब चीज़ों की बात आएगी तो वॉइडेबल होगा। और इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, कोई भी अनलॉफुल चीज़ करना, आजा चोरी करते हैं, आजा बैंक लूटते हैं, आजा ये काम करते हैं, तो ये सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड एग्रीमेंट तो हो ही गए, सॉरी ये सारे वॉइड एग्रीमेंट तो हो गए, पर साथ साथ ये इलीगल एग्रीमेंट भी हो गए, साथ साथ ये इलीगल एग्रीमेंट भी हो गए। सो ऑल द इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट। समझना, नहीं समझ में आया तो ठंडा माइंड रखना, ठंडा करना अपना दिमाग और ढंग से एक एक पेज को समझना, लिखना, इसके नोट्स बनाना। मेरे नोट्स तो आ जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, पर जो मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, मैं हर चीज़ को थोड़ी लिख सकता हूँ, तो मेरे एग्जाम्पल्स आपको खुद लिखने पड़ेंगे। और लिखना मैटर नहीं करता, रिवाइज करना मैटर करता है, तभी कुछ होगा। रिवाइज नहीं करोगे तो आई एम सॉरी टू से नथिंग कैन बी डन। ठीक है, अब आगे चलो। और भी होते हैं, एक्सप्रेस होता है और इम्प्लाइड होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस बोले तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना। इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है एक्सप्रेस, ये तो आती ही होगी। तो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी को फीलिंग्स बतानी हो तो वर्ड से बता सकते हैं, राइटिंग से बता सकते हैं, लव लेटर लिख के बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें होती है एक्सप्रेस करना। और इम्प्लाइड देखो कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं, एक तो एक्सप्रेस कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, टेलीफोन पे बोला, ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये क्या चीज़ है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, मुंह से बोलकर करा। ठीक है, और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, मैं शॉपिंग मॉल के अंदर गया, मैं गया अपने मॉल के अंदर, बिग बाजार में गया, जहाँ जाना है वहाँ गया, वहाँ पर मैं अंदर घुस गया, कुछ भी कुरकुरे वुरकुरे जो खाना था लिया, और सीधा मैंने जो बिलिंग काउंटर है उसमें रुपए दिए और आ गया। मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने कुछ भी करा नहीं। ये क्या चीज़ है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एक और एग्जांपल, मैं किसी रोडवेज की बस के अंदर चढ़ने के बाद मैं सीधा बैठ गया, कंडक्टर आया, टिकट दिया, पैसे दिए, खत्म। यार इम्प्लाइड है, तुम रोडवेज की बस में, मान लो बस स्टॉप पर हो तो रोडवेज की बस रुकी और तुम चढ़ गए, तो ये तो इम्प्लाइड है, तुम चढ़े हो, इसका मतलब तुम्हें रोडवेज की बस में कहीं से कहीं ट्रैवल करना है, और ट्रैवल करना क्या मांगता है, रुपए मांगता है, तो तुम रुपए भी दोगे तभी तुम उस बस में चढ़े हो। तो ये सारी चीज़ें इम्प्लाइड होती है। ऐसा नहीं होता कि मैं एक बस स्टॉप पे बस खड़ी थी, मैं बस के अंदर चढ़ा, ये बस है हमारी, बस में चढ़ने के बाद थोड़ी देर बस चली, कंडक्टर आया, भाई टिकट दे, कौन सी टिकट, तू नहीं तो बस रुकी, मैं क्या करूं, कंडक्टर क्या करेगा पता है, उठा के बाहर फेंक देगा। क्यों, क्योंकि ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि हमारी बस स्टॉप में रुक रही है, आप इसमें आके बैठ रहे हो, आप किसी को कुछ बोल नहीं रहे मैं बैठूं या नहीं बैठूं, आप परमिशन नहीं ले रहे, आप सीधा आके बैठ गए। तो ये इम्प्लाइड है कि जब कंडक्टर आपके पास आएगा तो आपको कंडक्टर को मनी देने हैं और कंडक्टर आपको टिकट देगी। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या है, ये सारे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल है। और इससे पहले अपन ने एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये बस वाला, मॉल वाला, ये सारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारे कंडक्ट से शो होते हैं। और हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कहाँ काम आता है, ये हमारा कंसिडरेशन में काम आएगा, इसलिए मैं इधर ही समझा देता हूँ। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुके, एग्जीक्यूट हो चुके। एग्जीक्यूट का मतलब ए ने बी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करा कि तू मेरे को अपनी कार दे, मैं तेरे को मनी दूंगा, ए ने बी को अपनी कार दे दी और बी ने भी ए को मनी दे दी है, मतलब बोथ पार्टीज आर सेटिस्फाइड, दोनों पार्टी सेटिस्फाइड है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन बोथ द पार्टीज ऑब्लिगेशन आर फुलफिल्ड एंड कंप्लीटेड, इट इज नोन एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा यूनिलेटरल और बाइलेटरल। यूनिलेटरल बोले तो एग्जीक्यूटरी मतलब अभी प्रोसेस में, अंडर प्रोसेस है, अंडर गोइंग है। ठीक है, तो देखो यूनिटरी बोले तो व्हेन ऑब्लिगेशंस ऑफ वन पार्टी इज स्टिल पेंडिंग, ऑब्लिगेशंस स्टिल पेंडिंग है। जैसे कि देखो इसमें तो है एक पार्टी की ऑब्लिगेशन अभी बाकी है और इसमें क्या है, दो पार्टी की ऑब्लिगेशन बाकी है। जैसे कि देखो ए ने बी के साथ
कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं तेरे को अपनी कार दे रहा हूं और तू मेरे को मनी 10 दिन में दे देना, 10 दिन में क्या दे देगा, मनी। तो इसने कार तो दे दी पर मनी अभी नहीं दिया क्योंकि 10 दिन में मनी देना है। तो ये क्या, कॉन्ट्रैक्ट अंडर प्रोसेस है, ये कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म क्यों नहीं हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए खत्म नहीं हुआ क्योंकि अभी बी को मनी देना बाकी है ए को। तो ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब व्हेन ऑब्लिगेशंस ऑफ वन पार्टी इज स्टिल पेंडिंग इट इज नोन एज यूनिलेटरी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी बोले तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ, यूनिलेटरी बोले तो किसकी साइड से कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ, एक पार्टी की साइड से कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ। और बायलेटरल बोले तो दोनों पार्टीज ने, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया कि भाई तू मेरे को कार देना, तू मेरे को कार ये देना, मनी देना, पर बोला 10 दिन बाद मैं तेरे को कार दूंगा और तू मेरे को मनी भी 10 दिन बाद देना। तो दोनों पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया पर जो अपनी ऑब्लिगेशंस है, जो अपनी कार है, जो अपना मनी है, वो एक दूसरे को एक्सचेंज नहीं करा, कंसिडरेशन का एक्सचेंज नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें क्या होती है, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी बोले तो अ थिंग विच इज अंडर प्रोसेस एंड हैज नॉट बीन कंप्लीटेड येट, एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज यूनिलेटरी and bilateral. Unilateral is something where one party's obligation are still pending, and bilateral is where when both the parties obligation are pending. समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या करा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वॉइड एग्रीमेंट कर लिया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इलीगल एग्रीमेंट कर लिया, इम्प्रेस एक्सप्रेस कर लिया, एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड कर लिया। अब क्वासी देख लो। क्वासी बच्चों को समझ में ही नहीं आता। अरे भाई एग्जाम्पल याद रखोगे तो चीजें हमेशा याद रहेगी, एग्जाम्पल याद नहीं रखोगे तो चीजें याद नहीं रहेगी। तो एग्जीक्यूटरी तो हो गया, सॉरी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ए, देखो ए ने ऑर्डर करा, ए ने फोन से अपने घर पे बैठा है, इसका एड्रेस क्या है, मान लो इसका एड्रेस हमारा 2 सेक्टर है, 2 सेक्टर में कहीं पर रहता है। इसने डोमिनोज को ऑर्डर करा कि मेरे घर पे ये चीज़ डिलीवर कर दे, मेरे घर पे ये चीज़ डिलीवर कर दे। पैसे और सब दे दिए, पैसे और इन्हें सब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट और कर दिया। डोमिनोज आया, डोमिनोज ने जो इसके पड़ोसी वाला घर था, इसके पड़ोस वाला घर था जहाँ पर बी रहता था, देखो कॉन्ट्रैक्ट था इन दोनों का, पर इसने क्या करा, अपनी गलती से इसके डिलीवरी बॉय ने जहां पर बी रहता था उसको जाके डोमिनोज के पिज्जा दे दिए। तुम्हारे घर में गलती से डोमिनोज के हमारे ये आ गए पिज्जा। अब तुम क्या करोगे, तुम उससे तो पूछोगे नहीं कि भाई मेरे को क्यों दे रहा है, तू दे रहा है ला दे दे। बी ने रख लिए, गेट बंद करा, बी इसका कंज्यूम कर गया। बी ने अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया, डोमिनोज के पिज्जा उसके घर आए, बी कंज्यूम कर गया। तो बी चाहता था कि उसके घर आए, नहीं आए, और पर बी ने खाए क्यों, उसको कंज्यूम क्यों करे, तो बी को या तो डोमिनोज को या ए को पैसे वापस देने पड़ेंगे। अगर बी खा लेगा तो उसको इन दोनों में से किसी को पैसे वापस देने पड़ेंगे, और यही बस एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अभी अपन और समझ लेते हैं, देखो मेरी बात। ए ने डोमिनोज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा पिज्जा का, ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई। इसने क्या करा, गलती से डिलीवर क्या कर दिया, बी को, और बी शाना था, इसने कहा यार घर में पिज्जा आया है तो अपन तो खा लेंगे इसको। गेट बंद करा और सीधा खा लिया। अब सीधा खाने के बाद क्या हुआ, कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम करने के बाद डोमिनोज वाला दोबारा आया, सर सॉरी वो गलती से आपके घर डिलीवर हो गया। अरे मैं तो खा लिया तो सर पैसे दो। मैं तो नहीं देता पैसे। अरे भाई तू देगा, तेरे को पैसे देने पड़ेंगे। यही हमारा यही हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है। देखो, पार्टीज डज नॉट विश टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बट दे एंड अप एंटरिंग। इनको डोमिनोज और इस बी को कॉन्ट्रैक्ट में आना था क्या, पर किसी गलती के कारण ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आ गई। कॉन्ट्रैक्ट तो इन दोनों का था पर किसी गलती के कारण ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गई। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, parties does not wish to enter into the contract but they end up entering into the contract, obligation made by law to do something। अब ये जो B है ना, इस पर लॉ की ऑब्लिगेशन है, मतलब इसको लॉ बोलता है कि भाई तेरे घर में अगर कोई चीज गलती से आ गई या तेरे पास गलती से तेरे को सड़क पे पड़ा हुआ फोन मिल गया तो तेरी ड्यूटी है उस फोन को रिटर्न करने की, उस फोन के ट्रू ओनर को ढूंढने की, डोमिनोज वाले को बोलने की
कि मैंने पिज्ज़ा ऑर्डर नहीं करा था, आपने मेरे को गलती से दे दिया। ये सारी ड्यूटी किसकी है? ये सारी ड्यूटी बी की है। बी फोन बेच नहीं सकता अगर उसको सड़क पे पड़ा हुआ मिल गया, अरे मेरे को सड़क पर एप्पल मिला, चलो मैं इसको बेच रहा हूं, ऐसा नहीं होता। आपकी ड्यूटी है उसको प्रिजर्व करके रखने की और उसको ट्रू ओनर को देने की। अगर आपने उसको कंज्यूम कर लिया या फिर आपने उसका फोन बेच दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको होगी और आपको उसके ट्रू ओनर को रियम्बर्स करना पड़ेगा। यही लिखा है, it is by mistakenly delivered to your house, so you need to return it. If you are not able to return it, then you should, if you are not able to return it and you have consumed it, then you should reimburse the money of that amount. Or if you have not consumed it, then everything is fine, you can safely return that package back to the delivery boy of Domino's. ये बात समझ में आ गई? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? हम कॉन्ट्रैक्ट में आना ही नहीं चाहते, पर जब मेरे घर में कोई घंटी बजा के अंदर आके मेरे को डोमिनोज की तरफ से आया हो और मेरे को सामान देगा तो मैं क्यों नहीं लूंगा? ले लूं, पर उसको बोलूँ आप भाई साहब गलत जगह आए हो, आप चेक करो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, सीधा आके खा लिया और फिर बोला मैं पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, ये हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इतना ही है। अब आज कंसिडरेशन और करेंगे, फिर आज अपन इसको रैप अप कर देंगे आज के लिए, क्योंकि ज्यादा अगर एक ही बार में दिमाग में चल जाएगा तो वो दिमाग अपना लोड सहन नहीं कर पाएगी। दिमाग बहुत छोटा है, लोग बोलते हैं बहुत बड़ा है, पर अपन यूज कम करते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ दिमाग बहुत छोटा है। समझ रहे हो? तो अपन ना आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट करें। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइडेबल क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्जीक्यूटेड क्या होता है? एग्जीक्यूटरी क्या होता है? एक्सप्रेस क्या होता है? इम्प्लाइड क्या होता है? और लास्ट वाला हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये कर लिया। अब आज कंसिडरेशन भी ढंग से कर लेते हैं, फिर चीजों को आज की वीडियो को खत्म करेंगे। ठीक है, देखो कंसिडरेशन क्या होती है, वही सारी चीजें, समथिंग इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग। ठीक है, विदाउट इट कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वॉइड। कंसिडरेशन नहीं होगी तो वो चीज एग्रीमेंट ही नहीं होगी, और एग्रीमेंट अगर कोई चीज नहीं होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? ये बात हो गई। क्विड प्रो क्यो वाली बात ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो मेरी बात। अब इसमें क्या है, एक तो ये जो समथिंग इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग है ना, इसका एक केस लॉ है क्यूरी वर्सेस मीसा। इसको ध्यान रखना। केस लॉ अभी तक कितने काम आए हैं? शायद 2 केस लॉ इससे पहले वाली वीडियो में थे और इसमें 2-3 हो गए। तो क्यूरी वर्सेस मीसा का केस लॉ ध्यान रखना। किसका केस है? क्वेश्चन में अगर ये आए तो पता होना चाहिए कंसिडरेशन से रिलेटेड केस है। अब देखो मेरी बात, if A says to B that he will give him 10,000 and does not give, B cannot recover the amount of money as there is no consideration. A और B थे, A ने कहा कि मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा, B ने कहा ठीक है दे देना मेरे को। उसके बाद A ने नहीं दिए तो B जाएगा कोर्ट में और क्या बोलेगा, इसने मेरे को कहा था कि ये मेरे को 10,000 रुपए देगा। कोर्ट बोलेगी भाई किस खुशी में देगा? बोला होगा, पर तू उसको क्या दे रहा है? तू उसको अपनी वॉच दे रहा है, तू उसको अपना फोन दे रहा है, तू उसको अपनी गाड़ी दे रहा है, तू क्या दे रहा है? कंसिडरेशन दोनों तरफ से होती है। इसकी तरफ से मनी जा रहा है, इसकी तरफ से कार आ रही है। इसके हालांकि कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो अपन आगे डील करेंगे, पर फॉर नाउ कंसिडरेशन दोनों तरफ से होती है। तो कंसिडरेशन एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंट बात है और बिना एग्रीमेंट के हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। यही बात इस एग्जाम्पल में मैंने बताई है। कंसिडरेशन कहां डिफाइंड है? ये अपन ने पिछले वीडियो में करा था, 2D में डिफाइंड है। और ये क्या बोलता है? व्हेन एट द desire of promisor, promisee or any other third person acts or abstain from doing something। इसका मतलब समझो, बहुत ही गहरा मीनिंग है इस डेफिनेशन का। देखो प्रोमिसर और प्रोमिसी क्या होते हैं? जो प्रॉमिस करता है, जो ऑफर करता है उसको बोलते हैं प्रोमिसर। जिसको ऑफर होता है उसको बोलते हैं प्रोमिसी। जो ऑफर करता है उसको बोलते हैं प्रोमिसर। जो एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं प्रोमिसी। ठीक है, कंसिडरेशन कौन डिसाइड करेगा? दिमाग लगा के सोचना। देखो मैं बहुत धीमे धीमे चल रहा हूं, इस टॉपिक को मैं बहुत धीमे धीमे करा रहा हूं। मैं भगा सकता हूं, एक दिन में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दूंगा, पर नहीं करूंगा। ठीक है, जब इतने चैप्टर में एक दिन में कंप्लीट कर सकता हूं, कॉन्ट्रैक्ट क्या बड़ी चीज है मेरे लिए, पर इसको मेरे को धीमे करना है। ए ने क्या बोला? ए ने बोला कि मेरे को मेरी कार बेचनी है। कितने में? 10,000 में बेचनी है, 10 लाख में बेचनी है, 1 करोड़ में बेचनी है, जितनी मर्जी हो। किसकी मर्जी हो? जो ऑफर दे रहा है उसकी मर्जी पर कंसिडरेशन डिपेंड करती है। समझ रहे हो? यही चीज इसमें लिखा है कि कंसिडरेशन डिसाइड कौन करेगा, कि कंसिडरेशन 10,000 की होनी चाहिए, 10 लाख की होनी चाहिए, 1 करोड़ की होनी चाहिए, 1 रुपए की होनी चाहिए। ये डिसाइड कौन करेगा? ये तो ए डिसाइड करेगा। ए कौन है? जो बोल रहा है कि मेरी कार खरीदो। ए
ए कौन है जो ऑफर दे रहा है मेरी कार खरीदो, तो यही चीज इसमें लिखी है, कंसिडरेशन इज डिसाइडेड बाय प्रोमिसर। तो यही चीज इसमें लिखी है हमारे बेयर एक्ट में, इनको बेयर एक्ट बोलते हैं, जो जिन चीजों में कंपाइल्ड फॉर्म में होती है ना उसको बेयर एक्ट बोलते हैं। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ ए, क्या लिखा है, कॉमा, कॉमा बोले तो शांति रखो, आगे चलो। प्रोमिसी हैज, promises to do something or not to do something। देखो, when at the desire of A that you should pay me 10,000 rupees to purchase my car, B promises to pay 10,000 money to A, then this forms a lawful consideration, यही हमारी डेफिनेशन में लिखा है कि प्रॉमिस तो ये करेगा और कंसिडरेशन देगा कौन, हमारा प्रॉमिस ही देगा या एनी थर्ड पर्सन देगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि मैंने तुम्हें कहा, जैसे चलो एक और चीज, जैसे मान लो कोचिंग है, मेरी कोचिंग है, मैं कौन हूँ, मेरी कोचिंग है, और मैंने कहा कि अगर तुम्हें मेरी कोचिंग में पढ़ना है तो CSET की अभी तो फ्री है, बाद में भी फ्री रहेगी, चिंता मत करो, ठीक है ना। CSET की सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि हम भाग रहे कहीं पर। CSET कोचिंग कितने में दूंगा, 10,000 में दूंगा। किसने बोला, ए ने क्या बोला बी को कि मैं CSET की कोचिंग 10,000 में दूंगा। ए कौन है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है। किसको बोला, देखो ए ने बोला कि मैं 10,000 में कोचिंग दूंगा बी को, तो डिजायर किसकी है, प्रोमिसर की। प्रोमिसर कौन, जो ऑफर दे रहा है। अब ये पैसे कौन देगा, ये पैसे बी भी दे सकता है, बी के फादर भी दे सकते हैं, बी की मदर भी दे सकती है, बी के अंकल भी दे सकते हैं। तो ये जो 10,000 रुपीज डिपॉजिट कराने हैं ये कोई भी दे सकता है। तो यही तो इस चीज में लिखा है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी या तो खुद बी या एनी अदर पर्सन, कोई भी, उसके पापा, उसकी मम्मी, उसके अंकल, उसकी आंटी प्रॉमिस करते हैं कि आप हमारे बेटे को कोचिंग दो, हम इतने पैसे देंगे, तो ये सारी चीज़ों को हम कंसिडरेशन बोलते हैं। तो कंसिडरेशन डिसाइड कौन करता है, प्रोमिसर। देता कौन है, या तो प्रोमिस ही खुद देता है या फिर कोई थर्ड पार्टी दे देती है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, मेरे एग्जाम्पल्स को ध्यान रखोगे कहीं पर भी नहीं जाएगा कंसिडरेशन। ये जो टॉपिक्स करा रहा हूँ ना उनके इतने क्लासिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एग्जाम्पल से टॉपिक याद रखोगे, थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है। कंसिडरेशन किसकी मर्जी पर है, एक ही मर्जी पे है कि उसको 10,000 लेनी है, 50,000 लेनी है, 1,00,000 लेनी है, कितने लाख रुपए फीस लेनी है। देगा कौन, या तो बी दे देगा या उसके पापा दे देंगे या उसकी मम्मी दे देगी। इतनी बात समझ में आई, बस यही है हमारा कंसिडरेशन का डेफिनेशन का मतलब यही है, समझ रहे हो। आगे चलो, अब देखो मेरी बात, कंसिडरेशन के अंदर हमारा लैंडमार्क केस है, चिनैया वर्सेस रमैया। लैंडमार्क केस सुपर इंपॉर्टेंट, नाम इंपॉर्टेंट है, कहानी कौन सी अपन को सब्जेक्टिव लिखनी है, हमारा पेपर ही MCQ बेस्ड है। चिनैया वर्सेस रमैया, चिनैया वर्सेस रमैया में क्या होता है कि देखो मेरी बात, देखो ए है, ए की बेटी है बी, एक का ब्रदर है सी। सर आपने तो ये कराया ही नहीं अभी तक, ये भी कराएंगे, ब्लड रिलेशन ये भी कराएंगे। एक की बेटी है, डॉटर है, ठीक है। ए ने क्या बोला, देखो भाई जब मेरी डेथ हो जाएगी तो मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी सारी दे दूंगी बी को, पर बी को बोला तेरी एक शर्त है कि जो प्रॉपर्टी तो मैं तेरे को दे रही हूँ, पर तेरे को अपने मामा को, मेरा मम्मी का भाई कौन हुआ, मामा को, तेरे को अपने मामा को साल के कुछ रुपए देने होंगे, साल के एनुअली कुछ रुपए देने होंगे। ए ने क्या बोला बी को, मैं मर जाऊंगी तो मैं उससे पहले सारी प्रॉपर्टी तेरे को दे दूंगी, पर मेरी एक शर्त है कि तेरे को मेरे ब्रदर को या तेरे मामा को एनुअली कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ेगा, तभी मैं तेरे को सारी प्रॉपर्टी दूंगी। तो बी ने कहा ओके डन, ठीक है। इनकी डेथ हो गई, कुछ सालों तक तो ये इसको मनी देती रही, फिर इसने मनी देना बंद कर दिया। ये क्या बोलती है बी कि मैं तेरे को मनी क्यों दूं, क्योंकि मेरे को तू क्या दे रहा है, मैं तो तेरे को हर साल मनी दे रही हूँ और तू मेरे को कुछ दे नहीं रहा। मेरे को क्या बोल रही है, होशियार बनती है और ये क्या बोलती है कि मेरे को तो वैलिड कंसिडरेशन मिल ही नहीं रही, तो मैं रुपए क्यों दूं। कोर्ट के पास गया ये मामा को
मामा ने कोर्ट को क्या बोला कि यार ये मेरे को रुपए नहीं दे रहे, तो फिर कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, तुम बताओ क्या होना चाहिए। कोर्ट बोली अरे ओ बी, तेरे को जो ये प्रॉपर्टी मिली है ना वो इसी शर्त पे मिली थी कि तू इसको मनी देगी, तो जो तेरी प्रॉपर्टी है वो तेरे को इसी शर्त पे मिली थी कि तू मनी देगी, तो तेरे को मनी देना पड़ेगा क्योंकि तेरे को प्रॉपर्टी दी है। तो यही इस केस में हुआ है। दोबारा सुन लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एक ए ने बोला अगर मेरी डेथ हो जाएगी मैं तेरे को सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दूंगी अगर तू मेरे भाई को मंथली नहीं एनुअली अलाउंसेस देगी। तो इसने क्या बोला मैं दूंगी, तो इसने गिफ्ट कर दी, इसकी डेथ हो गई, कुछ साल तक दिए, उसके बाद इसने नहीं दिए तो कोर्ट गया, कोर्ट ने क्या बोला यू शुड गिव, इसको बोला डॉटर को तेरे को रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि तेरी मम्मी ने तेरे को प्रॉपर्टी की शर्त पर दी थी, इसी कंसिडरेशन पर दी थी कि तू उसको थर्ड पर्सन को कुछ पैसे देगी। यही बात लिखी है। ए सेड टू बी दैट शी विल ट्रांसफर होल प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ बी इफ बी एग्रीज टू पे सम मनी टू सी एवरी ईयर। डन कॉन्ट्रैक्ट, एवरीथिंग हैपेंड। आफ्टर ए डेथ, आफ्टर सम टाइम बी स्टॉप्ड पेइंग टू सी। बी सेड व्हाई शुड आई पे टू सी एज आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग। मेरे को कंसिडरेशन नहीं मिल रहा। तो कोर्ट क्या बोली ज्यादा होशियार मत बन, तेरी मम्मी से जो तूने कॉन्ट्रैक्ट करा है उसमें तेरे को वैलिड कंसिडरेशन है कि तेरे को प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब तू मम्मी के भाई को पैसे देगी। बस यही चीज लिखी है। कोर्ट गया, कोर्ट में जीत गया। क्या नाम है? चिनैया वर्सेस रमैया। किसका केस है? कंसिडरेशन का केस है। समझ में आई? तो ठीक है, लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है, और आगे चलो। अब बस थोड़ा सा और है फिर अपन कंसिडरेशन खत्म कर लेंगे। देखो मेरी बात, कंसिडरेशन टाइप्स, चलो टाइप्स बोले तो कंसिडरेशन 3 तरीके के होते हैं, फ्यूचर कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन और प्रेजेंट कंसिडरेशन। एक और चीज़ मैं बता दूं, देखो ये जो अपनी मॉड्यूल में या पिछले नोट के अंदर जो डेफिनेशन थी ना बड़ी सारी, ये सारे इन टाइप्स के कंसिडरेशन को बता रही है। हैज act or abstain from doing, has done or abstain from doing, or will do or abstain from doing। abstain बोले तो देखो कंसिडरेशन 2 चीज़ों की होती है, या तो मैं तेरे को अपनी गाड़ी दूंगा तू मेरे को रुपए देना, कुछ करने की, कुछ एक्ट करने की कंसिडरेशन तो अलग चीज़ है, और कुछ नहीं करने की, यार तू चुपचाप बैठ जा, तू मेरे को परेशान मत कर, यार तू एकदम चुपचाप बैठेगा तो मैं तेरे को 10 रुपये दूंगा। ये क्या चीज़ है? ये कुछ नहीं करने की कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन 2 तरीके की होती है, या तो कुछ करने की, गाड़ी दे दे पैसे ले ले, चुपचाप बैठ जा पैसे ले ले। तो ये सारी चीज़ होती है करने की और नहीं करने की। इसमें 3 टाइप होते हैं, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट। वो इसी डेफिनेशन से ओरिजिनेट होते हैं। इसका फुल देखोगे तो तुम्हें लगेगा 3 टेंस में लिखी हुई है डेफिनेशन, कॉमा लगा के। तो यही चीज़ पर अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो अब ये देखो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या होती है। फ्यूचर कंसिडरेशन बोले तो इसका मतलब ये है, फ्यूचर कंसिडरेशन देखो, ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को, अपन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 10 दिन बाद तू मेरे को कार दे देना, 10 दिन बाद मैं तेरे को मनी दे दूंगा। तो ये क्या चीज़ है? ये एक्सचेंज फ्यूचर में होगा, तो ये कंसिडरेशन क्या हो गई? फ्यूचर कंसिडरेशन हो गई। इतनी सी बात है। प्रेजेंट कंसिडरेशन, ए ने बी को अभी कार दे दी, बी ने अभी मनी दे दिया, तो ये क्या हो गई? प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गई। तो फ्यूचर में जो होएगी वो अभी तक तो हुई नहीं, तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जीक्यूट ट्री का एग्जाम्पल है। जाके पीछे चेक करो, एग्जीक्यूट ट्री क्या होती है? जो अभी तक हुई नहीं। और एग्जीक्यूटेड क्या होता है? जो हो चुका है। तो प्रेजेंट वाली हो चुकी है तो इसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटेड। और पास्ट वाली क्या होती है? पास्ट कंसिडरेशन का एक एग्जाम्पल दूं, पास्ट कंसिडरेशन का एक एग्जाम्पल है, मैं मान लो ये रोड है, मेरा एक जना है ए, मैं जा रहा था यहाँ से, ठीक है, एक ही बाइक खराब हो गई और पूरे रोड पे कोई नहीं था, तो मैंने क्या करा, ए ने मेरे से रिक्वेस्ट करी, मैंने इसकी बाइक ठीक कर दी, मैंने इसकी बाइक को ठीक कर दिया, तो मैंने अपनी तरफ से कंसिडरेशन दे दी, और ए ने मेरे को थैंक यू बोल दिया। मान लो सिचुएशन 1 तो ये है, समझ रहे हो, मैं रोड पर है, ए की बाइक खराब हो चुकी है, मैं साइड में जा रहा था, ए ने मेरे से रिक्वेस्ट मांगी, मैंने उसकी बाइक को ठीक कर दिया, मैंने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया, मैंने उससे मनी नहीं लिए उससे, ठीक है, क्योंकि वो अकेला था बेचारा, सुनसान सड़क पे बाइक खराब हो गई, तो एज अ मॉरल ड्यूटी मैंने अपना काम कर दिया, तो पास्ट कंसिडरेशन हो गई। अगले दिन के 10-12 दिन बाद ये एक की है ना कोई दुकान होगी, मेरे को पता नहीं, मैं तो ऐसे ही अपने मान लो घर का फ़ैन खरीदने गया, शॉप पे गया, मैं हूँ बी, शॉप पर गया, मैं बी गया शॉप पर और बोला कि फ़ैन दे दो,
तो मैंने देखा यार ये तो वही है जिसकी मैंने बाइक ठीक करी थी, तो मैंने इससे फ़ैन लिया। ए ने बोला मैं मनी नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि आपने बाइक ठीक करके पहले ही मेरे को मनी दे दिया। समझ रहे हो चीज़ों को? दोबारा सुनो। ए है, बी है, ए की बाइक ख़राब हो गई, बी ने उसको पैसे बी ने उसकी बाइक ठीक कर दी, पैसे नहीं लिए, थैंक यू करके काम चला लिया। अगले दिन कोइंसिडेंस से ये शॉप पर गया फ़ैन लेने, तो देखा तो एक ही शॉप है, फ़ैन लिया। ए ने मनी लेने से मना कर दिया। क्या बोला कि आप तो पहले ही मेरे को रुपए दे चुके हो, तो पहले तो आपने रुपए दिए और आज मैं आपको एक तरीके से पंखा दे रहा हूँ, फ़ैन दे रहा हूँ। तो ये किसका एग्जाम्पल है? पास्ट कंसिडरेशन का, कि कोई काम आप पहले ही कर चुके हो और उसके बदले में आज कुछ हो रहा है। तो ये क्या चीज़ है? पास्ट कंसिडरेशन। पहले ही मैं पैसे दे चुका था और आज मैं आपसे पैसे क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि आप मेरे को पहले ही पैसे दे चुके हो। यही एग्जाम्पल है। दोबारा इस एग्जाम्पल को देख लेना, आ जाएगा। पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट कंसिडरेशन में यही है। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट लीगल होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, इनमें भी कंसिडरेशन में कुछ रूल्स है। रूल्स बोले तो एवरी कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव अ कंसिडरेशन, सारे कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन होनी चाहिए। ठीक है। कंसिडरेशन कुछ करने की भी हो सकती है और कुछ नहीं करने की भी हो सकती है। कंसिडरेशन कुछ करने की भी हो सकती है और कुछ नहीं करने की भी हो सकती है। इन अ नॉर्मल सिचुएशन कंसिडरेशन दोनों तरफ से आती है। ये अपनी कार देता है, वो अपने पैसे देता है। ठीक है। वो रियल होनी चाहिए कंसिडरेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी इल्यूजरी कि मैं तेरे को चांद तारे तोड़ के लाके दूंगा, मैं तेरे को चांद तारे सॉरी इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए, जैसे मैं तेरे को चांद तारे तोड़ के लाके दूंगा, इल्यूजरी। तो ये इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। ठीक है। इट शुड नो इट देखो एडिक्यूट, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, भयंकर कंफ्यूजन है। अरे ए ने अपनी कार बेची बी को, कितने में बेची? 10,000 में बेची। ए ने अपनी कार बेची बी को, कितने में बेची? 1 रुपए में बेची। ये मर्जी किसकी है? ए की मर्जी है। तो ये जो कंसिडरेशन है, ये जो रुपए वाली बात है, ये डेफिनेट नहीं होगी तो भी चलेगा, मतलब सफिशिएंट होना जरूरी नहीं है। उसकी मर्जी है, वो अपनी कार 10 रुपए में बेचे, 10 लाख में बेचे, 10 करोड़ में बेचे, जिसको खरीदनी है खरीद कर कार ले लो। तो ये जो रुपए वाली बात है ना, जो कंसिडरेशन फ्लो हो रही है, ये सफिशिएंट की क्या कोई कैटेगरी होती है कि हम किसी सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो हमें सफिशिएंट का मतलब समझ में आएगा? कुछ नहीं है, आपकी जितनी मर्जी है उतने में बेचो। तो ठीक है, ये वाली बात हो गई। लॉफुल होनी चाहिए कंसिडरेशन, इलीगल नहीं होनी चाहिए कि मैं इसका मर्डर करूंगा, आप मेरे को रुपए दोगे। रुपए तो ठीक है, पर जो मर्डर करने वाली बात है वो अनलॉफुल हो गई। तो जो कंसिडरेशन दोनों तरफ से फ्लो कर रही है, वो दोनों तरफ से फ्लो करने वाली लीगल होनी चाहिए। आगे चलो। और इट मस्ट बी समथिंग मोर देन द प्रॉमिस इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, देखो आपने मेरे को पैसे दिए पढ़ाने के, मैं आपको टीचिंग कर रहा हूं, मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूं, और फिर मैं आपसे और रुपए नहीं मांग सकता। सिंपल सी बात है, इस पॉइंट को इतना दिमाग मत लगाना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपने मेरे को फीस दे दी ना, इसके बाद मैं फीस नहीं मान सकता। पर मैं आपको अगर अलग से प्राइवेट ट्यूशन दे रहा हूँ तो आपको मेरे को अलग से पैसे देने पड़ेंगे। तो जितने का काम कर रहा हूँ, जो एक बार मैं आपको पैसे, जब आप लोग मेरे को एक बार पैसे दे चुके हैं तो दोबारा थोड़ी उसी चीज़ के पैसे दोगे। पर अलग से अगर मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँगा तो फिर आपको मेरे को अलग से मेरी ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी। तो ये इसका एग्जाम्पल है, कोई खास पॉइंट नहीं है। मेन अपन को ये ध्यान रखना है, कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए। एडुकेट नॉन एडुकेट का कोई मतलब नहीं है, कितने रुपए की भी होनी चाहिए, इल्यूजरली नहीं होनी चाहिए, दोनों साइड से फॉल होनी चाहिए और रियल होनी चाहिए। तो ये हमारे रूल्स ऑफ कंसिडरेशन बोलो या एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन बोलो, ये अपन ने कर लिए। अब देखो मेरी बात, कंसिडरेशन के एक्सेप्शन करने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कंसिडरेशन के एक्सेप्शन और कर लो, फिर अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट। कंसिडरेशन के चैप्टर नहीं, सॉरी कंसिडरेशन कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर बड़ा है, एक और वीडियो पे जाएगा। ठीक है। एक्सेप्शन देखो, कंसिडरेशन कब अगर आप नहीं दोगे, कब आप कंसिडरेशन ए और बी है तो कब कंसिडरेशन दोनों तरफ से नहीं आएगी फिर भी कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। ठीक है। तो देखो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अगर नेचुरल लव और अफेक्शन रजिस्टर्ड और रिटर्न हो,
इट शुड बी रिटर्न एंड रजिस्टर्ड। अगर हस्बैंड और वाइफ का वैसे कोई चीज़ होगा कि जैसे अपन ने बैल्फर वर्सेस बाल्फर केस में देखा था कि उसने अपनी वाइफ को बोला मैं तेरे को मंथली अलाउंसेस दूंगा और फिर दिए नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो सकता क्योंकि वो डोमेस्टिक के अंदर है, वो आपके रिलेशनशिप के अंदर है। पर अगर वही चीज़ रिटर्न और रजिस्टर्ड होती ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होता। मतलब वो तो आपको हर महीने रुपए देगा, आप कुछ दे रही हो क्या? आप तो कुछ नहीं दे रही, आपकी तरफ से तो कोई कंसिडरेशन फ्लो ही नहीं कर रही, वही बंदा आपको रुपए दे जा रहा है। तो ये सारी चीजें किस में आती है? ये सारी चीजें नेचुरल लव एंड अफेक्शन में आती है। आगे चलो, किसी को कंपेंसेट करना जिसने पहले ही वो काम कर दिया, उसने मेरी गाड़ी पहले ही ठीक कर दी थी, तो आज जब मैं उसकी शॉप पर फैन लेने गया तो उसने मेरे से रुपए नहीं लिए क्योंकि वो पास्ट कंसिडरेशन पहले हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसको आज रुपए नहीं दिए। तो ये भी एक्सेप्शन में आ गया। एक्सेप्शन समझ में आ रहा है ना किसका कर रहे हो? जब कंसिडरेशन दोनों साइड से नहीं होगी उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे हस्बैंड ने बोला मैं तेरे को हर महीने 10,000 रुपए दूंगा, वाइफ की तरफ से कुछ नहीं है, हस्बैंड दे जा रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि अगर वो चीज रजिस्टर्ड और रिटर्न हो तो उसको देने पड़ेंगे। आगे चलो, कंप्लीटेड गिफ्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। गिफ्ट दे रहे हो, मैं बर्थडे पार्टी में जा रहा हूं, मैं अपने दोस्त को गिफ्ट दिया, ऐसा नहीं 5-10 साल बाद जाके वो गिफ्ट वापस ले सकता हूं क्योंकि गिफ्ट दिया है। उसने मेरे को कुछ नहीं दिया गिफ्ट के बदले, मैंने वॉलेंट्री अपनी मर्जी से उसको बर्थडे पार्टी पर गिफ्ट दिया है, तो मैं गिफ्ट वापस ले सकता हूं? नहीं ले सकता। तो वही गिफ्ट वाला भी क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया। टाइम बार डेप्ट का मतलब समझो मेरी बात। ए ने बी से पैसे लिए, एक मिनट रुको, ए टेक्स मनी फ्रॉम बी एंड सेड दैट ही विल रिटर्न इन सम पीरियड ऑफ टाइम। ए ने बी से पैसे लिए और बोला कि मैं तेरे को कुछ महीनों बाद 1 महीने के अंदर रिटर्न कर दूंगा, अगले महीने रिटर्न कर दूंगा, 10 तारीख को रिटर्न कर दूंगा, ऐसे करके इसने बोला। तो 10 तारीख को रिटर्न नहीं हुए तो जो ये बी है ना वो एक्शन 3 साल के अंदर ले सकता है। दोबारा सुनो मेरी बात। ए ने बी से रुपए लिए और बोला मैं तेरे को अगले मंथ की 1 तारीख से पहले रिटर्न कर दूंगा। मान लो उसने रिटर्न नहीं करे, 1 तारीख हो गई, तो बी के पास 3 साल का पीरियड है। मतलब 3 साल के अंदर बी कोर्ट में जाके अपने पैसे ले सकता है। 3 साल के अंदर बी कोर्ट में जाके अपने पैसे ले सकता है। अगर 3 साल में बी कोर्ट में नहीं गया ए के खिलाफ कि ए ने मेरे को कहा था कि 1 तारीख को पैसे दे दूंगा और आज तक नहीं दिए, तो 3 साल बाद अगर वो कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट बोलेगी भाई तू जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, वो रुपया अब तेरे को वापस नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि तू 3 साल बाद आया है। तो 3 साल बाद वाले कॉन्सेप्ट को ही टाइम बार डेप्ट बोलते हैं कि आपने मनी लिए और फिर आपने नहीं दिए, और नहीं देने के बाद जिससे आपने मनी लिए थे उसने 3 साल तक कोई एक्शन भी नहीं लिया। अगर कोई एक्शन ही नहीं लिया तो फिर वो 3 साल बाद आपको लायबल ही नहीं है मनी रिटर्न करने के लिए। समझ गए? आगे चलो, लास्ट है बस, फिर अपना ये कंसिडरेशन कंप्लीट। एजेंसी क्या होता है? फॉर अपॉइंटिंग एजेंट देयर इज नो नीड ऑफ 2 वे कंसिडरेशन। मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभार अपन बोलते हैं फैमिली में, रिलेटिव को सुनते हैं कि यार ये मेरी प्रॉपर्टी बिकवा दो, यार मेरी कार बिकवा दो, यार कुछ मेरा फ़ोन बिकवा दो। तो जो आपके कज़न होते हैं, आपके अंकल आंटी होते हैं, वो किसी को अप्रोच करते हैं कि आपको प्रॉपर्टी चाहिए क्या, ये सारी चीज़ चाहिए क्या, तो वो कमीशन मांगते हैं। उनको क्या मिल रहा है? उनको अगर कमीशन दो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कमीशन नहीं भी दो तभी भी वो आपके लिए कर रहे हैं ना। तो एजेंसी के कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल एजेंट बहुत ढंग से पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एजेंसी के कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आपको पैसे नहीं मिले तो भी सही है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तो कंसिडरेशन का एक्सेप्शन क्या है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कंपेंसेट करने का फास्ट कंसिडरेशन वाला हो गया, गिफ्ट का हो गया, टाइम बेयर डेप्थ हो गया, एजेंसी हो गया, और ये हमारा रूल्स ऑफ कंसिडरेशन हो गए, टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन हो गए, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गए। आज अपन ने बहुत सारी चीजें कर ली, बाकी अपन कल कंटिन्यू करेंगे। और कल मैं आपको एक बार जो अपने नोट्स है, जो मॉड्यूल के नोट्स है, उनको भी चेक करवा दूंगा कि अपन ने क्या क्या कर लिया। चैप्टर बड़ा है पर इंटरेस्टिंग है, चीजों को रिवाइज करना समझ में आ जाएगा। कुछ डाउट हो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, ज्वाइन करो, वहां पर हमारे सारे नोट्स आ जाएगी। कुछ डाउट हो मेरे से पूछ लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।